नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट लर्निंग चैनल पर। तो गाइस देखिए, ब्राइट लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार तैयारी कराई जा रही है एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी की। ये भूगोल आपको आज से शुरुआत कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से। पहली क्लास है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज़ सुबह 8 बजे आपको मॉर्निंग में ये क्लास मिलेगी आपको भूगोल की। उसके बाद 10 बजे मिलेगी राजनीति शास्त्र की, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में और आपके पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट आपको तैयारी कराएंगे राजनीति विज्ञान की। उसके बाद 2 बजे आपको मैं तैयारी करा रहा हूँ साइंस की, जनरल साइंस अब उसमें हम पढ़ रहे हैं तो उसको भी ज्वाइन करें। उसके बाद आपकी 8 बजे मैथ की क्लास चलती है जो आपके रवि सर हैं वो लेते हैं। उसके बाद रीजनिंग भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 5 बजे रोजाना रीजनिंग कराता हूँ। तो आप रोजाना आप ज्वाइन करिएगा शाम 5 बजे, ठीक है ना। हर क्लास को ज्वाइन करिएगा, हर क्लास का टाइम मैंने आपको बता दिया है। और देखिएगा इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चलूँगा। और आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, 1000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। इसमें आपको 1000 प्लस क्वेश्चंस आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होंगे। और सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो गाइस देखिएगा, एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने होंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे और एनटीपीसी में और ग्रुप डी में आपका क्या होता है, सबसे ज़्यादा रेलवे आपका सबसे ज़्यादा बता रहा हूँ, इतने एसएससी भी नहीं करता है जितने कि आपका रेलवे रिपीटेड क्वेश्चन लेके आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सबसे ज़्यादा लाभदायक साबित होते हैं किसमें, रेलवे में। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं बिना देर के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। भूगोल जो शब्द है ना, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो फटाफट से इसका आंसर आपको बताना है। तो देखिए, भूगोल शब्द है ना, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो एरिस्टोथेनीज ने किया था। ऑप्शन डी आपको एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ का निवासी था, तो यूनान का निवासी था। इसे व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। इसको यानी कि एरिस्टोथेनीज को जो आपका व्यवस्थित भूगोल है उसका भी जनक कहा जाता है। क्लियर हो गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, तो आराम से वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपको क्वेश्चंस कराए जाते हैं, वहाँ भी अपनी प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप अनअकैडमी पर प्लस कोर्स लेना चाहते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तो आप वहाँ ले सकते हैं। आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। रेफर कोड आपको यूज करना है डिस्काउंट जैसे ही डालेंगे आपको 10% का इंस्टेंटली डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इसको देखो। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। भूगोल के पिता की बात करें तो ये किसको कहा जाता है, फटाफट से आपको बताना है किसको कहा जाता है भूगोल का पिता। तो देखिएगा, भूगोल का जनक किसको माना गया था, व्यवस्थित भूगोल का, तो एरिस्टोथेनीज को। भूगोल शब्द की उत्पत्ति किसने की थी, एरिस्टोथेनीज ने। लेकिन अगर वही बात आ जाए फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो भूगोल का पिता किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाएगा, हिकेटियस को कहा जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये भी क्या था, यूनान का निवासी था। क्लियर होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है अगला क्वेश्चन, इसको देखो फटाफट से। निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं सारे क्वेश्चंस गाइस वही हैं, एक भी क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से नहीं लेके आया हूँ। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह वाला कौन सा है आपका, तो बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसके कितने 69 उपग्रह हैं। उसके बाद आपका शनि का नंबर आता है, शनि के कितने हैं, तो शनि के आपके 61 हो जाएंगे। क्लियर। उसके बाद देखिए, मंगल के 2 हैं आपके, फोबोस और डिवोस। उसके बाद पृथ्वी का 1 है, चंद्रमा। और अगर वही क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है बुध और शुक्र का, तो 0, ठीक है ना। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है। कौन सा वह ग्रह है जो आपका पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है, तो कौन सा ग्रह है वो आपका, तो गाइस देखिएगा वो आपका शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वही क्रम की बात करें तो पहले देखिए सबसे छोटे स्थान की बात कर रहा हूँ, छोटे से बड़ी तरफ चलेंगे, यानी कि आरोही क्रम में सबसे पहले आता है बुध पहले स्थान पर। उसका दूसरे स्थान पर आपका क्या पड़ेगा, तो मंगल आ जाएगा। तीसरे पर शुक्र आ जाएगा। चौथे की बात करें तो चौथे पर अपनी पृथ्वी है। 5वें पर वरुण, 6वें पर आपका अरुण ग्रह आ जाएगा। उसका 7वें स्थान पर शनि है और 8वें स्थान पर आपका बृहस्पति है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है आकार की दृष्टि से पृथ्वी कौन सा नंबर है आरोही क्रम में, तो आपका 4वें स्थान पर है पृथ्वी। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, निम्नलिखित में से जो निम्नलिखित विकल्प हैं इनमें से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है। तो फटाफट से बताइएगा, अवरोही क्रम में पूछा जा रहा है, न कि आरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम, अवरोही क्रम मतलब इस तरीके से देखिएगा, इस तरीके से घटता हुआ क्रम। क्लियर हुआ ना, आपको नहीं हुआ? घटता हुआ क्रम, नीचे की ओर आता हुआ क्रम आपका अवरोही क्रम कहलाता है। अगर वही बात करें अवरोही क्रम की, तो अवरोही क्रम आपका ऊपर जाते हुआ क्रम कहलाता है। क्लियर हो गया? तो फटाफट से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो गाइस देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे बड़ा यूरेनस, फिर पृथ्वी, उसका मंगल, उसके बाद आपका बुध हो जाएगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? बाकी ऑप्शन देख लो, बाकी एक में भी आपका अवरोही क्रम में नहीं दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। सूर्य का दीप्तमान आमुख, सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है। फटाफट से बताओ ये क्या कहलाएगा आपका। सूर्य का जो दीप्तमान आमुख होता है जिसे हम देखते हैं वो क्या कहलाएगा। तो गाइस देखिए, वो कहलाता है आपका प्रकाश मंडल। क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा ए। क्लियर? ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं, इसका वातावरण के, तो बात देखिए, वातावरण जो होता है ना, प्रकाश मंडल, बड़ मंडल और प्रभा मंडल, इन तीनों से मिलकर बना होता है। क्लियर हो गया आपको, नहीं हो गया? अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैंने टाइमिंग आपको पूरा बता दिया है, अगर टाइमिंग आपको नहीं पता है तो फटाफट से वीडियो को शुरुआत में जाओ, वहाँ पर आपको टाइमिंग पूरी मिल जाएगी। क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए, लाइक और शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर उन सभी छात्रों के पास करना जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के पास ये शेयर कर दो। चलिए, इसके बारे में जानते हैं। तो बताइएगा, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? वो कौन सा ग्रह है जिसको हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं? तो गाइस देखिएगा, वो ग्रह कौन सा हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मंगल ग्रह। ये आपका 2 बार पूछा जा चुका है, रेलवे एनटीपीसी में और आपका लोको पायलट में भी पूछा गया था, एएलपी वाले में, असिस्टेंट लोको पायलट वाले में, 2018 वाले में। क्लियर हो गया, नहीं हो गया आपको? क्लियर हो गया ना? मंगल ग्रह एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्यों कहा जाता है लाल ग्रह? तो इसका कारण यह है कि इस पर सबसे ज़्यादा आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन ये है, इसको देखो फटाफट से। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? देखिए, सेकंड में समय दिया गया है, ना कि मिनटों में। तो आपको पता होगा कितना समय लगता है, लगभग 500 सेकंड लगता है। क्लियर? 8 मिनट 20 सेकंड का समय आपका लगभग लगता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। सूर्य में हाइड्रोजन एवं हीलियम का लगभग अनुपात क्या है? अगर हम बात करें भाई हाइड्रोजन और हीलियम का लगभग अनुपात, तो देखिए लगभग अनुपात आपका कितना हो जाएगा? 3.1 हो जाएगा। सॉरी, 3:1 हो जाएगा। कैसे होगा 3:1? तो देखिएगा, 75% क्या पाई जाती है सूर्य में? हाइड्रोजन पाई जाती है 75%। उसके बाद बात करें हीलियम की, तो हीलियम 25% है आपकी। ये लगभग में बता रहा हूँ, और भी गैसेस इसमें पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो लगभग में आपका इतना पाया जाता है, बाकी तो सब पॉइंटन में पाई जाती हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। अगर इनको देखो डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 25 का अगर एक बार भाग देंगे 75 में, तो कितना बार जाएगा? 3 बार जाएगा। और नीचे कितना बचेगा? 1 बचेगा। इस आपका जो आपका डिवाइडेड का निशान है, जो आपका बट्टे का निशान है, इसको हटा के क्या लगा देंगे? अनुपात लगा देंगे। तो कितना आ जाएगा? 3:1 आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें देखो, निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है? कौन सा ग्रह है जो आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, ग्रह 2 प्रकार से बटे हुए हैं, आंतरिक ग्रह और आपके बाहरी ग्रह। तो कि 4 आपके आंतरिक ग्रह हैं 8 ग्रहों में से, और 4 आपके बाहरी ग्रह हैं। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से आपके आ जाएंगे? बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, और आपका लास्ट रहेगा अर्थ यानी कि पृथ्वी हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। कौन सा आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है? तो वरुण ग्रह नहीं है। वरुण क्या है आपका? वरुण हुआ, बृहस्पति हुआ, शनि हुआ और अरुण हुआ। ये 4 ग्रह हैं। ये कैसे हैं आपके? तो ग्रह ग्रह में। क्लियर? ग्रह ग्रह में आते हैं, ना कि आंतरिक ग्रह में। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? अगर मैं बात करूँ इक्वल डे और नाइट कहाँ पर होता है, तो देखिएगा ये कहाँ पर होगा आपका? जहाँ पर सीधी किरणें पड़ेंगी सूर्य की। तो सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती हैं? विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। ये है ग्लोब आपका। ग्लोब पे क्या होता है? सूर्य की किरणें यहाँ से सीधी पड़ती हैं, तिरछी किरणें ना पड़ के सीधी किरणें आपकी पड़ती हैं, जिसके कारण दिन और रात समान होता है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? आपको फटाफट से बताओ मेरे को। क्लियर हो गया ना?
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताते जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन क्लियर हो रहा है आपको या नहीं हो रहा है। कोई भी अगर समस्या आपको आ रही है फटाफट से कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है और मेरी समस्या आपको सॉल्व करनी है। मैं सॉल्व जरूर करूंगा और हर कमेंट का आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो गाइस जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। किसी वर्ष की, कोई वर्ष है आपका, ठीक है ना, कोई वर्ष है तो उनकी तिथियों का, कोई वर्ष है तो उनकी तिथियों का आपके बारे में बताना है। किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में सर्वाधिक अंतर होता है, यानी कि दिन और रात में सर्वाधिक अंतर होगा तो वो कौन सी आपकी तिथि होगी, यानी किसकी, उस तिथि को किसके नाम से जाना जाता है। तो देखिए उस तिथि को हम जानते हैं संक्रांति के नाम से, और ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इस घटना को हम कहते क्या है, तो इसको हम खगोलीय घटना कहेंगे। क्या कहेंगे, खगोलीय घटना कहेंगे इसको। ये वर्ष में 2 बार होती है, क्लियर, ये वर्ष में आपकी 2 बार होती है, संक्रांति के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, वैज्ञानिक अनुमान से पृथ्वी पर कितने वृक्ष हैं। अगर वही बात करो वैज्ञानिक अनुमान से तो पृथ्वी पर कितने वृक्ष हैं आपके, तो गाइस देखिएगा पृथ्वी पर आपके वैज्ञानिक अनुमान से कितने हो जाएंगे, तो कम से कम 3 ट्रिलियन, क्लियर, 3 ट्रिलियन आपके पाए जाते हैं वन पृथ्वी पर। अगर मैं डिवाइड करें तो प्रत्येक मनुष्य के जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर जन्म ले चुका है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ प्रत्येक मनुष्य की, तो देखिएगा प्रत्येक के हिस्से में लगभग आपके 400 से 450 के समथिंग आपके वृक्ष पड़ेंगे एक व्यक्ति के हिस्से में। क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे जानते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको बताना है 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है। इसी बेस पे क्वेश्चन आपका बनता है और ज़्यादातर क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो फटाफट से मेरे को बताएंगे 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है। तो गाइस देखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा 111 किलोमीटर। अगर आपको नहीं पता अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा देशांतर इस तरीके की रेखाएं होती हैं जो ये खींची जाती है ग्लोब पे। वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, वहीं पर अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर हम वहीं पे बात करें किस चीज़ की बात करते हैं, एक सेकेंड, हाँ अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ यहीं पे, तो अब बात करते हैं हम अक्षांश रेखाओं की, तो कि ये होती है विषुवत रेखा आपकी, क्लियर, ये विषुवत रेखा होगी। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से आपकी रेखाएं खींची जाती हैं जिनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, क्लियर। और प्रत्येक रेखा यानी एक अक्षांश डिग्री के बराबर कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। और 23.5 डिग्री ऊपर खींची गई है एक अक्षांश रेखा, एक नीचे खींची गई है आपके 23.5 डिग्री अक्षांश की। ऊपर वाली को हम बोलते हैं कर्क रेखा, नीचे वाली को बोलते हैं मकर रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इसको देखो, पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा है। अगर बात यहीं पे करें कि पृथ्वी जो है यहाँ पर क्या, पृथ्वी जैसे ये है पृथ्वी, तो इसमें कितनी आपकी लोहे की मात्रा पाई जाती है ये आपको बताना है। तो कितनी मात्रा लोहे की पाई जाएगी, इसकी परत की बात हो रही है, इस परत में कितनी लोहे की मात्रा पाई जाती है, तो लगभग 32 से 35% आपकी मात्रा पाई जाती है लोहे की, आयरन की। क्लियर, आयरन की मात्रा कितनी पाई जाती है, 32 से 35%। क्योंकि आपको पता है लोहा कहाँ से निकलता है, ज़मीन से निकलता है, तो आपकी मात्रा पाई जाती है कितनी, 32 से 35% पाई जाती है। चलिए इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और बता दूं मैं आपको। जापान एक इकलौता देश है जिसके पास लोहा उत्पादन नहीं होता है। वो क्या करता है, लोहे जो कच्चा लोहा होता है वो आपका विदेशों से खरीदता है, जिसमें भारत से भी बहुत मात्रा में लोहा जाता है जापान में। क्लियर, इकलौता देश है जहाँ पर लोहा उत्पादन नहीं है। तो फटाफट से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है। तो देखिएगा पृथ्वी का जो अर्धव्यास होगा, याद करने की अच्छी ट्रिक है, 6371। क्या 6371 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यह पृथ्वी का अर्धव्यास है। वहीं अगर मैं बात करूं विषुवतीय अर्धव्यास की बात करूं तो वो 6378 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6378 हो जाएगा। विषुवतीय अर्धव्यास की बात कर रहा हूं, 6378 किलोमीटर हो जाएगा। अगर वहीं पर मैं एक और बात करूं आपकी ध्रुवीय अर्धव्यास की बात करें तो वहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 6356 का हो जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है कि पृथ्वी हमारी गोल नहीं है, ज्योइड आकार की है। क्लियर हो गया नहीं हो गया आपको। चलिए आगे जानते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। अभी मैंने बताया था ना विषुवतीय अर्धव्यास, उसका दूना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 127.56 हो जाएगा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 12,756 किलोमीटर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन, ये नहीं होगा, फटाफट से बताओ मेरे को। क्लियर हो गया, तो अगले क्वेश्चन में चलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। 1 घंटे के समांतर में देशांतरीय दूरी कितनी होगी? अगर हम बात करें 1 घंटे के समांतर देशांतरीय दूरी कितनी होगी, तो 1 घंटे में देशांतरीय दूरी कितनी होती है? 15 डिग्री होती है। क्लियर? अगर कैसे होती है तो मैं आपको बता दूं। देखिए, पृथ्वी जो है अपना चक्कर लगाती है, यानी कि 360 डिग्री घूमती है। कितनी देर में? 360 डिग्री वो घूम गई। कितने में? 24 घंटे में। अगर 24 का इसमें भाग करेंगे, 24 का डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा आपका? कितना निकल के आ जाएगा? तो आपका निकल के आएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 15 डिग्री निकल के आएगा। क्लियर हो गया आपको या नहीं हो गया? अगर भाई घंटे में डिवाइड करें, घंटे में तो कितना आ जाएगा? 15 डिग्री प्रति घंटा आ जाएगा। और मिनट में कई बार पूछा जाता है तो 1 मिनट, देखिए 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट होता है आपका। क्लियर? 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। जबकि 15 डिग्री घूम रहा है 1 घंटे में, तो आपका 1 डिग्री कितने देर में घूमेगा? तो आपका 15 का भाग दे देंगे 60 में। जब 15 का भाग देंगे 60 में तो कितना निकल के आ जाएगा? 4 निकल के आ जाएगा। तो यानी कि सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 1 डिग्री में 4 मिनट। ठीक है, अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 15 डिग्री एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इसका देखो। वर्ष का सबसे लंबा दिन है। अगर हम बात करें वर्ष के सबसे लंबे दिन की, तो वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? फटाफट से सारे बच्चे मेरे को बताएंगे। तो 21 जून जो है ना, ये वर्ष का सबसे लंबा दिन है। अगर बात करें उत्तरी गोलार्ध की, और ये यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में ये सबसे छोटा दिन होता है। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे छोटा दिन होगा। अगर वहीं बात करें उत्तरी गोलार्ध की, तो ये सबसे बड़ा दिन होगा। गोलार्ध क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। देखिए, इस तरीके से आपका ग्लोब होता है। ग्लोब पे विषुवत रेखा होती है जिसको हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ऊपर का जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा जो होता है, इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। उसके बाद जो नीचे का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर हो गया? 21 जून को यह सबसे बड़ा दिन होता है। अगर वहीं बात करें दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ पे सबसे छोटा दिन होता है 21 जून को। क्लियर आप सभी को? चलिए, अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 जून एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? वही क्वेश्चन बन गया ना, अभी हमने क्वेश्चन किया, सेम वही क्वेश्चन है ना। फटाफट से आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में। क्या हो जाएगा इसका? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? अच्छे से अगर आप स्टडी कर रहे होंगे तो सही आंसर आपको इसका देंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। निम्नलिखित देशों में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? कौन से देश हैं जिनसे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? तो मैं आपको बता दूं वो कौन कौन से देश हो जाएंगे। तो इसमें कोलंबिया आ जाएगा, केन्या आ जाएगा और इंडोनेशिया आ जाएगा। ये 3 देश कहाँ पर मिल रहे हैं? तो ऑप्शन किसमें मिल रहा है आपके? ऑप्शन बी में एकदम मिल रहे हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया एकदम सही आंसर हो जाएंगे। यहाँ से क्या होता है? यहाँ से भूमध्य रेखा आपकी गुजरती है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए क्या भूमध्य रेखा भारत से गुजरती है, तो बिल्कुल नहीं गुजरती है। क्लियर? कर्क रेखा जरूर गुजरती है भारत से, लेकिन आपका क्या नहीं गुजरता? भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है? कौन सा महाद्वीप है जिसको हम द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जानते हैं? तो कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? तो वो महाद्वीप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। इस तरीके के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आरआरबी ग्रुप डी हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो, या फिर कोई भी आरआरबी का एग्जाम हो। आरआरबी जो अभी कंडक्ट कराएगी एग्जाम, सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीके पूछा जाता है। तो स्टैटिक जीके पर और करंट अफेयर्स में स्पोर्ट हुआ, आपकी बुक्स हुई, पुरस्कार हुए, जितने भी सम्मान पुरस्कार होते हैं, डेथ हुई, उसके साथ साथ आपको जितने भी खेल रत्न वगैरह जो भी मिलते हैं, पुरस्कार मिलते हैं। और क्या राजधानी है किस देश की, किस देश से क्या चिन्ह संबंधित है, वो पूछा जाएगा। और किस स्टेट से कौन सा आपका बिलोंग करता है, वो सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। सबसे ज़्यादा रेलवे में जो अभी ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है ना। और रोजाना सुबह 8 बजे ये वीडियो आपको कराई जा रही है। और बाकी मैं एक बार फिर से टाइम बता देता हूँ, 10 बजे पॉलिटिकल साइंस कराई जाएगी आपको, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन भी जानेंगे, संसद वगैरह सबके बारे में जानेंगे अच्छे से। उसके बाद बात करें 2 बजे तो साइंस कराई जा रही है और 5 बजे रीजनिंग करा रहा हूँ मैं आप सभी को। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हिस्ट्री मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं हिस्ट्री की तो एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, सर हिस्ट्री फिर से स्टार्ट कर दो। मैं हिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा, तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में मेरे से बोल देना। हालांकि एक बार हिस्ट्री में करा चुका हूँ, पूरी प्लेलिस्ट आपकी तैयार है, जाके आराम से देख सकते हैं उसको।
तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा चौथा, वो आपका दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद बात करूं पहले स्थान पर कौन है, तो जनसंख्या की दृष्टि से और आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद दूसरे स्थान पर पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप और तीसरे स्थान पर आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, चौथे स्थान पर दक्षिणी अमेरिका है और पांचवें स्थान की बात करें तो अंटार्कटिका है और छठवें स्थान पर आता है यूरोप महाद्वीप। उसके बाद सातवें स्थान पर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गया आपको या नहीं हो गया। सातों महाद्वीप के बारे में मैंने आपको बता दिया कौन सा किस स्थान पर पड़ता है। क्वेश्चन अगर यहाँ से बने तो वो छूटना आपका नहीं चाहिए। तो ये था गाइस आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने अच्छे से इस वीडियो का लुफ्त उठाया होगा और एग्जाम अच्छे से क्रैक करके आएंगे, ये ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप मन लगाकर मेहनत करते रहिएगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी। आज नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, कल मिलेगी। अगर आप अपना 100% देते हैं तो मैं गारंटी साथ कह सकता हूँ कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस डायरेक्शन सही होना चाहिए। तो वो डायरेक्शन कैसे आपको क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने चैनल पर बता रहा हूँ। तो ब्राइट लर्न आपका अपना चैनल है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो सभी के पास और जल्दी से जल्दी लाइक कर दो वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। चलेगा, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। मैं आपसे फिर से मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।